नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता के लिए विकास तरक्की की राह पर आगे बढ़ सके और हरियाणा प्रदेश उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बन रही हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में तीसरे मुख्य सचिवों सम्मेलन की बैठक हुई है, जिसमें विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कल्याणकारी योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाए। इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नई नीतियों की वजह से आज प्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है, जिससे हरियाणा और हरियाणा वासी विकास के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। इन सब की बानगी तब देखने को मिली जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को तीसरे मुख्य सचिवों सम्मेलन के दौरान विभिन्न विषयों पर मंथन हुआ। इसके साथ ही विचार विमर्श और लोगों के लिए गए निर्णयों पर भी बैठक की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से कल्याणकारी योजनाओं तक निर्बाध पहुंच और सेवा वितरण में उत्कृष्टता के लिए स्थापित किए गए सभी प्रस्तावों को लागू करने का आह्वान किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सरकार के सभी विभाग जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने और अपनी डोमेन के भीतर विकासात्मक एजेंडों को आगे बढ़ाने के लिए नए विचार लाए, ताकि हरियाणा भी केंद्र सरकार के साथ अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सके। लेकिन कई क्षेत्रों में हरियाणा की बेस्ट प्रैक्टिसेस का अनुसरण किया जा रहा है, फिर भी सुधार की गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि ये जरूरी है कि हम निरंतर वृद्धि के लिए प्रयास करें और निर्धारित समय से पहले दिए गए लक्ष्यों को पार कर लें। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की नीतियों से संबंधित सभी पहलुओं पर एकाधिक व्यापक प्रणाली का प्रस्ताव करते हुए मौजूदा व्यवस्था का विकल्प तलाशने का भी सुझाव दिया, जिसके बाद मुख्य सचिव संजीव कौशल ने मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप दिसंबर 2023 में दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में कल्याणकारी योजनाओं तक आसान पहुंच को प्राथमिकता देते हुए सेवा वितरण गुणवत्ता पर भी फोकस किया गया और सम्मेलन में भूमि एवं संपत्ति, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा सहित 5 मुख्य विषयों पर भी चर्चा की गई। बैठक में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल, ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह चौटाला, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज अनुपयोगी और खाली पड़े प्लॉट की नीलामी को लेकर बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए बताया है कि बोर्ड की पुरानी और कई संपत्तियों की सूची एक पोर्टल बनाकर उस पर उनकी जानकारी अपलोड की जाए। तो चलिए देखते हैं कि इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं कि बैठक में क्या कुछ मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर बैठक कर प्रदेश के उत्थान के लिए कई बड़े फैसले लेते रहते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनुपयोगी और खाली पड़े प्लॉट की नीलामी के संबंध में बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। बैठक में अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई है कि बोर्ड के पास 35 स्थानों पर अनुपयोगी प्लॉट या संपत्ति जैसे पुराने कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टर है, जिन्हें नीलाम किया जाना है। हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की पुरानी या ऐसी संपत्तियां जो वर्तमान में उपयोग नहीं लाई जा रही, उनके मुद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस कदम से एक और बोर्ड की आय में वृद्धि होगी
तो वहीं प्राप्त राजस्व से मंडियों के आधारभूत ढांचा को और भी मजबूती मिलेगी। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कई शहरों में अब मंडियां शहरों से बाहर शिफ्ट हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बोर्ड की पुरानी और ऐसी अन्य संपत्तियों का एक पोर्टल बनाकर उनकी जानकारी अपलोड की जाए, जिसके बाद उनके नीलामी की जाएगी। इससे इन संपत्तियों का उचित उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा और बोर्ड को भी अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि इन संपत्तियों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य वाजिब रखा जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग नीलामी में भाग ले सकें। इसके साथ ही बैठक में बताया गया है कि बोर्ड के पास कुल 37,364 प्लॉट है, जिनमें से 23,206 प्लॉट नीलामी या आवंटित किए जा चुके हैं और अभी 14,158 प्लॉट खाली पड़े, जिनकी बोर्ड ने आगामी 6 महीने के लिए नीलामी की रूपरेखा तैयार की है, जिसके अनुसार सोनीपत, कनीना, अम्बाला कैंट, रेवाड़ी सहित कई जिलों की नई सब्जी मंडी और अनाज मंडियों में प्लॉट की नीलामी की जाएगी, जिससे करीब 150 करोड़ रुपए का राजस्व आने की संभावना है। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव आशिमा बराड़ सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल ने करीब 9 सालों में हरियाणा की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया है। आज हरियाणा की छवि देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये साबित कर दिया है कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से कार्य किया जा सकता है, जिससे आम जनमानस तक लाभ पहुंच सके। देखिए मनोहर सरकार के 9 साल के विकास कार्यों से जुड़ी खास रिपोर्ट। किसी भी प्रदेश और देश के लिए उन्नति का मतलब केवल विकास कार्यों या भौतिक विकास तक सीमित नहीं होता, बल्कि समाज हित और एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए काम करना भी सरकार की जिम्मेवारी होती है। इस जिम्मेवारी की पूरी तरह से सही मायनों में चरितार्थ करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिखाया है कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से कार्य किया जा सकता है। मनोहर सरकार ने पिछले करीब 9 सालों में हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री ने आम जन के जीवन को सुगम बनाने की जो पहल की थी, उसे आज आम जनमानस तक घर बैठे सभी सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आईटी का प्रयोग करते हुए बड़ा व्यवस्था परिवर्तन कर राजकाज की व्यवस्था को ऑनलाइन किया। सरकार ने ग्राम स्तर तक अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र खोले, जिससे नागरिकों को सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली। आज इन केंद्रों के माध्यम से प्रदेशवासियों को 50 से अधिक विभागों की 680 से अधिक योजनाएं और सेवाएं मुहैया करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, सामाजिक परिवेश में परिवार एक इकाई होता है, इसीलिए परिवार की पहचान के लिए मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश के सभी परिवारों का डाटा एकत्रित किया गया और हर एक सदस्य की आय, रोजगार, सभी जानकारियां एक प्लेटफॉर्म पर दर्ज है, जिसके आधार पर सरकार ने आय सीमा के अनुसार प्रदेश के अति गरीब परिवारों को सदस्य के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं मुहैया करवा रही है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक को आधार मानते हुए मुख्यमंत्री ने 5S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान को जो नारा दिया है, उसे सही मायनों में पूरा करके भी दिखाया। हमने जो बहुत उपलब्धियां की हैं, कुछ जो चीजें ऐसी हैं जो जनता में बुराई के नाते देखी जाती हैं, उनको प्रहार किया और जनहित में जो अच्छी बातें करनी है, उसको हमने आगे भी बढ़ाया। अगर मैं ये कहूं कि हमने प्रहार किया, 3C पर प्रहार किया, करप्शन, कास्ट और क्राइम, 3 चीजों पर हमने प्रहार किया है और लगातार चल रहा है, क्योंकि विषय ऐसे हैं कि जो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकते, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कास्ट ओरिएंटेड सारा जो सिस्टम बना होता है वो हो। और इसी प्रकार से हमने 5S को प्रमोट किया हमेशा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान।
इन 5 चीजों को हमने लगातार प्रमोट किया है। बाकी तो इनके नीचे आने वाले अनन्य कार्यक्रम, अनन्य विभाग, उनकी अपनी योजनाएं, वो सब चलते हैं, लेकिन मोटे रूप से हमने लगातार अपनी इस विचारधारा के आधार पर अपनी सारी रणनीति बनाई है। प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। साल 2014 के बाद से लगातार शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में वृद्धि की और स्कूलों में अच्छा स्टाफ और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर बल दिया ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। कोविड-19 के दौरान बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने डिजिटल माध्यम से कक्षाएं लगाई, साथ ही स्कूलों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया और निजी स्कूलों की भांति सरकारी क्षेत्र में भी अच्छी शिक्षा मिली। इसके लिए संस्कृति मॉडल स्कूल स्थापित किए गए। हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना है जिसने आईटी के युग में 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लगभग 5 लाख मुफ्त टैबलेट प्रदान किए हैं ताकि बच्चे आज के युग के साथ आगे बढ़ सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राष्ट्रीय लक्ष्य यानी वर्ष 2030 से पहले वर्ष 2025 में हरियाणा में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है और 2025 तक ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा। प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले लगभग 9 सालों में सरकार ने स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया, गांव स्तर तक हेल्थ सेंटर स्थापित किए ताकि हर नागरिक को इलाज की सुविधा सुगमता से मिल सके। चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए। साल 2014 में जहां प्रदेश में केवल 700 एमबीबीएस की सीटें थी, राज्य सरकार ने पिछले 9 सालों के दौरान नए मेडिकल कॉलेज खोलकर एमबीबीएस की सीटें को 1835 तक लाने का काम किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित होने से एमबीबीएस की सीटों की संख्या 3000 तक पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, प्रदेश में नए नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि एक बेटी के पढ़ने से उनके परिवार की कई पीढ़ियां शिक्षित हो जाती है। इसी वाक्य को धरातल पर उतारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से वर्तमान राज्य सरकार ने भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रदेश में लगातार लिंगानुपात में बेहतर सुधार हुआ। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं को स्थानीय सरकारों में और अधिक अधिकार देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इतना ही नहीं, पुलिस में भी महिलाओं की संख्या को 15% तक ले जाने का सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देते हुए उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने राज्य में 33 नए महिला थाने और 239 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही प्रदेश के अति गरीब परिवारों और नागरिकों के उत्थान का जो संकल्प लिया था, उसे पूरा भी किया। किसी भी व्यक्ति को मुफ्त में कुछ देने की प्रथा के विरुद्ध उन्हें स्वावलंबी बनाने के विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लागू किया, जिसके तहत प्रदेश के ऐसे अति गरीब परिवार जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से भी कम है, उनकी आर्थिक उत्थान का लक्ष्य निर्धारित किया। सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप बैंकों के जरिए आज लगभग 50,000 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है, जिससे लोगों ने स्वरोजगार स्थापित किए हैं। ये लोग आज 15,000 रुपए से 20,000 रुपए प्रति माह आय अर्जित कर अपने परिवार को संभाल रहे हैं। इन 9 सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समाज कल्याण और नागरिकों के उत्थान के लिए जितनी भी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए, उतनी शायद पहले किसी भी सरकार ने शुरू नहीं की। 2014 के बाद से वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य ने हर क्षेत्र में जितनी तेज गति से प्रगति की है, इस राह में प्रदेशवासी भी एक नए हरियाणा का गवाह बने हैं। आज समाज का हर वर्ग सरकार की कार्यप्रणाली, नीति निर्माण और पात्र नागरिकों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता से आश्वस्त नजर आता है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। हरियाणा और हरियाणा वासियों के विकास की दिशा में कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मिसाल पेश किया है।
स्वास्थ्य के क्षेत्र का आधारभूत ढांचा मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बजट में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि की है। इस रिपोर्ट को देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल के दौरान पिछले 9 सालों में स्वास्थ्य क्षेत्र में हरियाणा की तस्वीर बदली है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हरियाणा ने जिस गति से प्रगति की है वो अपने आप में एक बड़ा मिसाल है। स्वास्थ्य क्षेत्र का आधारभूत ढांचा मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बजट में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि की है। जहां साल 2014 में स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट मात्र 2,800 करोड़ रुपए था, तो वहीं साल 2024-25 में 9,647 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के लोगों को उच्च कोटि के स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार हरियाणा के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 15 हो गई है। इनमें से 9 मेडिकल कॉलेज वर्तमान सरकार के कार्यकाल में खुले हैं। हरियाणा के हर एक व्यक्ति विशेषकर जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले, इसी ध्येय के साथ राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। ये तभी संभव होगा जब डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। इसी उद्देश्य के साथ राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई। एमबीबीएस की सीटों में हुई 3 गुना वृद्धि हुई है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। पिछले 9 सालों में हरियाणा की तस्वीर बदली है। प्रदेश में एमबीबीएस की सीटों में 3 गुना वृद्धि हुई। मनोहर सरकार ने स्वास्थ्य बजट में भी अभूतपूर्व वृद्धि की। 5 मेडिकल कॉलेज, 5 नर्सिंग कॉलेज किए जा रहे स्थापित। साल 2014 में प्रदेश में जहां एमबीबीएस सीटें केवल 700 थी, वहीं वर्तमान सरकार में एमबीबीएस सीटों की संख्या 2,185 हो गई है। पीजी की सीटें भी 289 से बढ़कर 851 हो गई है। जिला झज्जर के बाड़सा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान खोला गया। जिला रेवाड़ी के माजरा में एम्स किया जा रहा स्थापित। अंबाला छावनी में टर्शरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना। 72 करोड़ रुपए की लागत से टर्शरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना। कैंसर के मरीजों को सभी सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र और अमृत केंद्र खोले गए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार की ओर से निरंतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कुटेल करनाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा भिवानी जिला जिंद के गांव हैबतपुर, गुरुग्राम को रिवास, जिला नारनौल में 5 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जिला फरीदाबाद, पंचकुला, कैथल, कुरुक्षेत्र और रेवाड़ी में 5 सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान 66 जिला फरीदाबाद में बंद हुए गोल्डफील्ड मेडिकल कॉलेज को लेकर सरकार की अधीन लेकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से शुरू किया है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय खोला गया है। करनाल में नर्सिंग कॉलेज और फिजियोथेरेपी कॉलेज खोले गए हैं। सफीदों में भी एक नर्सिंग कॉलेज खोला गया है। वहीं पंचकूला में राष्ट्रीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार चिकित्सा शिक्षा के प्रसार और जन जन को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है और निरंतर इस दिशा में अथक प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए वक्त आ गया है आज के सवाल के विजेता का नाम जानने का।
बात अब आज की विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए जान लेते कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा सरकार की ओर से लागू की गई हरियाणा समर्पण पोर्टल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही जवाब है ए, समाज का सेवा करना। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं मृदुल वर्मा। मृदुल, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त आ गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही एक शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है अब्दुल रजाक, जो कि पलवल से बागवानी अधिकारी के पद पर काबिज है। सुनिए। जिला पलवल में 100 हेक्टेयर क्षेत्र में फ्लावर्स के ऊपर अनुदान देने का प्रावधान हरियाणा सरकार ने किया है। इसके मद्देनज़र अब तक हम लगभग 7 किसानों को 20 एकड़ के आसपास का अनुदान राशि जारी कर चुके हैं। ये सभी किसान फिलहाल मांदकोल के हैं। इसके अलावा पारोली में भी एक फार्म हाउस है, उस पर भी किसानों ने 8 एकड़ में फ्लावर्स की खेती की है। इसके अलावा घोड़ी गांव है, पातली कला है, पातली खुर्द है, सैदपुर है, इन सब में फ्लावर्स की खेती की जाती है। इनमें ज़्यादातर कैल, स्टॉक, फीदर किंग, फीदर क्वीन, ट्यूब रोज, ग्लेड, इन सभी की खेती की जाती है। और जिला पलवल में की मैं जहाँ तक बात करूँ लूज फ्लावर की, तो उसमें जो मेरीगोल्ड है उसकी काश्त जो है वो हमारे पलवल ब्लॉक में ज़्यादा की जाती है। यहाँ पे लगभग 100 एकड़ के आसपास मेरीगोल्ड लगाया हुआ है। इन सभी के ऊपर हम लगभग जो लूज फ्लावर है उस पर 6400 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान राशि है। और जो बल्बस फ्लावर है उसमें हम बल्बस में 16,000 से 24,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान राशि किसानों को दे रहे हैं। इसमें किसान जो अनुदान का पात्र है वो वही किसान है जिसने अपनी फसल को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्टर्ड कराया है। और रजिस्टर्ड कराने के बाद उसके फील्ड का इंस्पेक्शन किया जाता है GPS कोऑर्डिनेट के साथ, और किसान को DBT के माध्यम से अनुदान राशि बागवानी विभाग द्वारा दी जा रही है। इसके साथ साथ किसानों को जो फ्लावर्स के बारे में हम जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो निकाली जा रही है, ये हमारे अब तक 4 खंड में ये चलाई जा रही हैं। डेली 2 गांव कवर किए जाते हैं। उनमें भी हम किसानों को इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं, ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा जो परंपरागत खेती है उसको छोड़ करके ये जो खेती है फ्लावर्स की, बागवानी की, ये नकदी फसलों में आती है, इसकी तरफ रुझान बढ़ाएं, जिससे किसान की आमदनी को बढ़ाया जा सके। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल। हरियाणा में क्रैच पॉलिसी कब लागू की गई थी। ए, जुलाई 2022, बी 21 जुलाई 2021, सी 28 जुलाई 2019, डी 26 जुलाई 2023। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।